तक हम सोशल मीडिया के जरिए आप सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे थे, लेकिन इजराइल युद्ध में और ईरान युद्ध में हम चाह रहे थे कि आपको आम जनता की क्या राय है, आम जनता किस तरीके से इस युद्ध को देख रही है, ये सभी चीजें आपके साथ शेयर करें। तो अभी हम कर रहे हैं कि फील्ड में जाकर कुछ लोगों से पूछें कि वो इस युद्ध को किस तरीके से देख रहे हैं और इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमोतीलाल बैरवा, सेवानिवृत्त नेत्र चिकित्सा अधिकारी। आप देश विदेश की नीतियों को, राजनीति को देख रहे हैं इन दिनों? हाँ, इस समय जो हमारी देश विदेश की जो राजनीति है, विदेशी राजनीति के अंदर काफी संकट चल रहा है इस समय। और अमेरिका ने इजराइल के जरिए ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे खमैनी साहब, वो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले थे और इंडिया के मूल निवासी थे। उनके राज में हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं थी। तेल के लिए अमेरिका ने डॉलर के नाम पे प्रतिबंध लगा रखा था, तो उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए का हमको तेल दिया, जिसके बदले उन्होंने कुछ नहीं लिया। पैसा ना लेकर के? हाँ, पैसा नहीं लेकर के, और उन्होंने हमारा सामान खरीदा, जिससे हमारे रेवेन्यू आया और हमारे इनकम के अंदर वृद्धि हुई देश के अंदर। एक और सवाल, भारत इतना खामोश क्यों है इस युद्ध को लेकर के? क्या भारत अमेरिका से डर रहा है या इजराइल से डर रहा है? इसके लिए मैं वर्तमान सरकार है उसकी विदेश नीति को ज्यादा ठीक नहीं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे मोदी साहब है देश के अंदर, तो इन्होंने हाउलड़ मचा रखा है। हिंदू मुस्लिम के नाम से इन्होंने देश में बंटवारे की स्थिति पैदा कर दी है। केवल सत्ता के भूखे हैं कि सत्ता इनके हाथ में रहनी चाहिए, चाहे हमारी विदेश नीति, विदेशी लोग कुछ भी करें। पहले तो ट्रंप को अपना दोस्त मान के चल रहे थे और उसी ट्रंप ने हमारे भारतीयों के हाथों में हथकड़ियां लगा करके भेजी, तब भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और वर्तमान में जो ईरान हमारा सबसे अच्छा मित्र था, जब पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद का सदस्य बना रहे थे, तो ईरान ने उसमें मतलब भारत का साथ दिया था और पाकिस्तान का विरोध किया था। ऐसे आप ये मानते हैं कि भारत के जो बीजेपी के राजनेता हैं वो अमेरिका के आगे दब जाते हैं और उनके हिसाब से ही राजनीति करते हैं? भारत के बीजेपी के राजनेता कुछ नहीं है, मक्कार किस्म के लोग हैं और ये गलत लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है देश की। यदि इसी प्रकार से इनकी सत्ता कायम रही तो कुछ दिन बाद हमारे देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी। और हम विदेश नीति के मामले में तो पूरी तरह से हमारा देश फेल है, क्योंकि ये लोग सारे दिन देश के अंदर लगे रहते हैं। देश का करोड़ों, लाखों, 1000 करोड़ रुपए ये एक अपने अडानी जो मित्र है उसको इन्होंने दे दिया, और हर जगह मतलब अडानी का कब्जा है। जैसे अडानी कहते हैं वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री चलते हैं। 2014 के नरेंद्र मोदी जी में और 2025 के नरेंद्र मोदी जी में क्या बदलाव देखते हैं आप? 2014 में सत्ता के लिए इन्होंने जनता से बहुत झूठे खोखले वायदे किए, जिनको इन्होंने खुद ने भी स्वीकार किया कि ये तो एक चुनावी जुमला था 15-15 लाख आने का, हमें तो सत्ता चाहिए। और इनका एक मंत्री है जो गृह मंत्री है, वो किसी जमाने में जिला बदर भी हो चुका है, तड़ी पार रह चुका है। ऐसा आदमी हमारे देश के अंदर गृह मंत्री बना हुआ है, वो देश का क्या भला कर सकता है? ईरान से जो भारत को तेल आता था, वो जब रास्ता बंद कर दिया गया तो ईरान ने सबसे पहले चाइना को तेल प्रोवाइड करने की घोषणा करी। भारत को ऐसा क्यों नहीं मिला? क्या हमारी कूटनीति, राजनीति और विदेश नीति कमजोर है? जब से इजराइल के जरिए वहाँ मिसाइल दागी गई और खमेनी की हत्या कर दी गई, तब के बाद भारत की कोई प्रतिक्रिया अपने मित्र देश के खिलाफ फेवर में कोई भी प्रतिक्रिया हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या गृह मंत्री ने नहीं दी। यही हमारी विदेश नीति फेल है, पूर्ण रूप से हमारी विदेश नीति फेल है, जिसके कारण ईरान ने हमारा तेल का रास्ता बंद कर दिया। आपको लगता है कि भारत में गैस के, तेल के, डीजल, पेट्रोल की रेटें बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी। अभी कुछ दिनों में घरेलू सिलेंडर की रेट भी बढ़ेगी, तेल की रेट भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तेल का आयात अधिकतर ईरान से होता था। और मुझे खूब ध्यान है कि ईरान के प्रेसिडेंट एक बार भारत में आए थे, रफसंजानी साहब। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान पाइपलाइन डालने नहीं देता है तो आने वाले 700 साल तक हम भारत को फ्री गैस, ये जो खाना पकाने की गैस है एलपीजी, वो हम फ्री 700 वर्षों तक, 700 ईयर तक प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसे नेता थे वहाँ के जो रफसंजानी साहब, वो यहाँ प्रॉमिस करके गए थे, लेकिन मोदी जी ने सारे देश का सत्यानाश कर दिया। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार कहती है कि 2 साल में हमने वो सब करके दिखाया जो कांग्रेस 5 साल में नहीं करके दिखाई। किस तरीके से देखते हैं? ये केवल बड़बोले हैं, मुंह से बोलते हैं, जबकि जनता सब कुछ जानती है। ये आरएसएस एक संकीर्ण मानसिकता का संगठन है। भाजपा तो उसकी ब्रांच है। आरएसएस एक कट्टरवादी हिंदुओं का संगठन है। वो हमारे दूसरे जो तबके के लोग हैं, SC ST OBC को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आज राजस्थान में एक और वर्ग अपने आरक्षण को लेकर के आवाज उठा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या सभी वर्ग को आरक्षण मिल जाएगा तो फिर SC ST का आरक्षण कहीं ना कहीं दब जाएगा? नहीं, उस वर्ग को ऑलरेडी राजस्थान में और हमारे देश के अंदर पिछड़ा वर्ग के नाम से आरक्षण मिला हुआ है। मेरे ख्याल से आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। जो संपन्न लोग हैं, जिनके पास रोजगार है, धंधा है, बाबा साहब ने उस समय आरक्षण का प्रावधान गरीब और दबे कुचले तबके के लिए किया था, जिनका मतलब ह्यूमन सोसाइटी से कोई लिंक नहीं था। ऐसे लोग मतलब अपना जीवन
बड़ा नारकीय जीवन जी रहे थे, उनको समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था कि ये भी मुख्यधारा में आए और इनको भी बराबरी का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले। आज आप फर्स्ट ग्रेड रैंक से रिटायर्ड हैं, आप आरक्षण की बदौलत फर्स्ट रैंक में लगे और मिलना भी चाहिए था क्योंकि पहले नहीं था। क्या आज आप आपके बच्चे का आरक्षण खत्म करवाएंगे? जहां तक मेरे बच्चों का व्यक्तिगत मेरा निजी सवाल है तो मेरे बच्चों के सबके, एक मेरी डॉटर इंजीनियर है और अच्छी नौकरियों में है, मेरी डॉटर्स हैं बड़ी बड़ी, वो सारी अच्छी नौकरियों में है। और मैंने भी जब ये नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा किया था तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से 82% से पास आउट था सन विदाउट एनी आरक्षण के सपोर्ट। विदाउट एनी आरक्षण के सपोर्ट। हालांकि मेरा चयन तो आरक्षण की सूची में ही किया गया, लेकिन मैं वहाँ बैच टॉप था। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर काबिलियत हो तो आरक्षण की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो वर्ग बहुत पीछे रह गए उनको ही खासतौर से आवश्यकता है आरक्षण की। इसके लिए मैं दोगली शिक्षा नीति, भारत में दोगली शिक्षा नीति है, उसको दोषी मानता हूं। क्योंकि एक तरफ तो लोग बिल्कुल 5 स्टार होटलों जैसे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं और एक तरफ हमारे गरीब तबके के लोगों को स्कूलें भी बंद की जा रही है। ऐसी कंडीशन में हम कैसे बराबरी कर पाएंगे? यदि हमें मौका मिलता है तो भगवान ने दिमाग सबको बराबर दिया है। कोई हाँ जरूर ये पाखंडवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास हमारे देश के अंदर इतना फैला हुआ है जिससे हम विज्ञान के नाम पर हम कोई विकास नहीं कर पा रहे हैं। ये एक मेरे बड़ी विडंबना है कि वैज्ञानिक क्षेत्र में हमारा कोई विकास नहीं है, नहीं कोई वैज्ञानिक पैदा हुए। यहाँ अगर केवल भारत को नासा को जितना बजट मिलता है उतना ही बजट इसरो को दे दिया जाए तो क्या इसरो नासा से अच्छा कर पाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे वैज्ञानिक सक्षम है, काम करने के लिए हमारे वैज्ञानिक सक्षम है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और उनको उतनी सुविधाएं, उतने सभी प्रकार के साजो सामान, उपकरण वगैरह, लैब, यहाँ हमारे अच्छे लैब नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की वजह से देश का विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है। अगर भ्रष्टाचार ना हो तो हम अमेरिका को भी बीट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई निसंदेह हम अमेरिका से भी आगे जा सकते हैं यदि देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो। ईरान, अमेरिका, इजरायल युद्ध पर क्या नरेंद्र मोदी जी को चुप रहना सही है या खुल करके विरोध में आना चाहिए था? कुछ तो अपनी प्रतिक्रिया जारी करनी चाहिए थी। जब ईरान हमारा मित्र देश रहा है तो मित्र देश के फेवर में इतना भी अमेरिका के नीचे क्या दबना। जब 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था तो उसने क्या नाम से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना 7वां बेड़ा अरब सागर के अंदर डाल दिया था, जबकि उस समय अमेरिका ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया था। लेकिन वो शेरनी नहीं मानी और तत्कालीन विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनको दुर्गा का दर्जा देना पड़ा कि ये एक दुर्गा का रूप है। ये थे हमारे साथ एरिया के जाने माने डॉक्टर जिन्होंने अपनी सभी प्रतिक्रियाएं डिटेल में हमारे साथ साझा करी। हम और लोगों से जानेंगे ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के बारे में। थैंक यू सो मच।